गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन के इस क्लास में आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का क्या महत्व है, विदेशी पूंजी किसे कहते हैं और इससे संबंधित भारत सरकार की क्या नीति है, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये मुद्दा अर्थव्यवस्था के लिए तो महत्वपूर्ण है, साथ ही विदेशी नीति और विदेशी निवेश नीति उन सब के लिए भी बहुत आवश्यक है। विदेशी पूंजी क्या है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन करने से पता चलता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये टॉपिक आपके बीए पार्ट फर्स्ट और एमए फाइनल के जो पेपर है भारतीय अर्थव्यवस्था, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनका बहुत एक अभिन्न हिस्सा भी है। इसलिए इसको हमें बहुत ही सावधानी से इस पर हमें विचार करना होगा कि विदेशी पूंजी क्या है। विदेशी पूंजी एक व्यापक शब्द है। इसमें देश से लेकर विदेश तक पूंजी का प्रवाह इसमें शामिल होता है। यह विदेशी सहायता या ऋण या अनुदान के रूप में हो सकती है। मेजबान देश या सरकार के स्तर पर एक संस्था और साथ ही उद्यम स्तर पर या दोनों स्तरों पर यह विदेशी निवेश और वाणिज्यिक उधार के रूप में प्राप्त होती है। इस के तहत कोई भी देश दूसरे देश में व्यापक तौर पर निवेश कर सकता है। वो संस्था के स्तर पे भी, उद्यम के स्तर पर भी या किसी और स्तर पर निवेश करके विदेशी पूंजी के रूप में योगदान दे सकता है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो इसमें विदेशी पूंजी के साथ साथ तकनीकी ज्ञान भी शामिल होता है। इसलिए भारत के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि विदेशी पूंजी का भारत में उससे संबंधित क्या नीति है, उसकी भारत की अर्थव्यवस्था को आवश्यकता कितनी है। और चूँकि हमारे यहाँ जब नियोजन शुरू हुआ था तो नियोजन के शुरुआत के दौर से ही देश में घरेलू निवेश के साथ साथ विदेशी निवेश को भी एक मान्यता दी गई, उसका भी महत्व समझा गया। लेकिन शुरू के वर्षों में हमारे यहाँ विदेशी पूंजी का बहुत ही कम मात्रा में प्रवाह हुआ। उसकी वजह बहुत सी रही होंगी, उस वक्त की नीतियाँ रही होंगी। उस वक्त क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही पिछड़ी स्थिति में थी, तो ये और बहुत से ऐसे कारण होंगे जिनकी वजह से विदेशी पूंजी का प्रवाह भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ नहीं रहा। लेकिन शुरुआत के चरणों में, नियोजन के शुरुआती चरणों में घरेलू निवेश के अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए विदेशी पूंजी के महत्व को समझा गया, उसे एक साधन के रूप में लिया गया। और इस तरह से भारत के साथ साथ विदेशी निवेशकों के साथ एक नीति के मसौदे पर बात की गई। और अंततः 1991 का जो भारत में आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ, उसमें व्यापक पैमाने पर विदेशी पूंजी की आवश्यकता को महसूस किया गया, उसे स्थान दिया गया और उसको इनवाइट करने के लिए नीतियों में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए। बात करते हैं कि विदेशी पूंजी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी ऐसे कौन से तर्क हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि भारत में विदेशी पूंजी की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। विदेशी पूंजी के पक्ष में निम्न तर्क हैं। कौन कौन से हैं? निवेश के लिए एक उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है। होता क्या है कि अविकसित देशों में औद्योगिक विकास बहुत पिछड़ी अवस्था में होता है, तो औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आवश्यक है कि घरेलू निवेश के साथ साथ विदेशी निवेश और विदेशी पूंजी को भी महत्व दिया जाए, उसको इनवाइट किया जाए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा देश में विदेशी पूंजी आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण किया जाए। और इसके लिए आवश्यकता है कि उच्च स्तर पर बचत को बढ़ावा दिया जाए। सामान्यतः गरीबी के कारण अविकसित देशों में बचत बहुत कम होती है
और इसलिए जब बचत कम होती है तो उसे निवेश भी कम होता है, और घरेलू निवेश से किसी भी देश का औद्योगिक विकास अपेक्षित स्तर पर नहीं किया जा सकता या अपेक्षित विकास नहीं किया जा सकता। इसलिए आवश्यकता है कि देश में निवेश के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल गैप भरने के लिए। उन्नत देशों की तुलना में अविकसित देशों के पास तकनीकी का स्तर अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि विकसित देशों के पास पूंजी की कमी नहीं होती है और उन्नत तकनीकी केवल और केवल पूंजी के द्वारा ही संभव होती है। तो ऐसी स्थिति में विकासशील देशों और विकसित राष्ट्रों के बीच जो एक गैप आ जाता है तकनीकी के आधार पर, उसको फिलअप करने के लिए, उसको भरने के लिए आवश्यकता है कि हम विदेशी पूंजी को आमंत्रित करें। और भारत के मामले में कहा जाए तो विदेशों से प्राप्त तकनीकी सहायता ने निम्नलिखित 3 तरीकों से तकनीकी के अंतर को भरने में हमारे यहाँ मदद करी है। यानी विदेशी सहायता प्राप्त कैसे हो, तकनीकी सहायता कैसे प्राप्त हो, इसके लिए 3 तरीकों की आवश्यकता होती है। 3 तरीकों ने हमारे यहाँ उनकी विदेशी पूंजी को लाने में मदद करी है। पहला है विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान, विशेषज्ञों की जो सेवाएं ली जाए तकनीकी आधार पर। दूसरा है विदेश में भारतीय कर्मियों का प्रशिक्षण, भारत के कर्मियों का प्रशिक्षण। और तीसरा है देश में शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों का प्रावधान। ये 3 ऐसे तरीके हैं जिससे विदेशी पूंजी का अधिक से अधिक उपयोग तकनीकी आधार पर, तकनीकी को बढ़ावा देकर के किया जा सकता है। तीसरा कारण जिसकी वजह से देश में विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है वो है प्रारंभिक जोखिम को कम रखने के लिए। कई अविकसित देश निजी उद्यमियों की तीव्र कमी से जूझते हुए होते हैं। यानी अविकसित राष्ट्रों में निजी उद्यम बहुत ही पिछड़ी अवस्था में होता है, बहुत कम संख्या में निजी उद्यम होते हैं, कारण वही पूंजी की कमी। और इससे औद्योगिकरण की रफ्तार बहुत धीमी होती है, उससे विकास नहीं होता है। फलस्वरूप जब औद्योगिकरण नहीं होगा तो उससे रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होगा, उत्पादन का स्तर भी निम्न रहेगा और देश का आर्थिक विकास नहीं होगा। तो आवश्यक है कि औद्योगिकरण के कार्यक्रम शुरू किए जाए, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए। और औद्योगिकरण कब बढ़ेगा? जब घरेलू उद्योगों को उन्नत तकनीकी मिले, विदेशी पूंजी का सपोर्ट मिले और विदेशी पूंजी के आधार पर उद्योगों की स्थापना हो। तो इससे औद्योगिकरण बढ़ावा मिलेगा, गतिविधियां उद्योगों की बढ़ेंगी और उससे प्रारंभिक जोखिम है अविकसित राष्ट्रों में उसको कम करने में मदद मिलेगी। इस तरह से अगला जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि विदेशी पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है, उसमें है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। ये जाहिर सी बात है कि अधिकांश अविकसित राष्ट्रों के पास बड़ी संख्या में प्राकृतिक संसाधन होते हैं, लेकिन उनका ठीक से सदुपयोग देश के आर्थिक विकास में नहीं होता है और उनका या तो पूरी तरह से उनका उपयोग नहीं होने के चलते देश के आर्थिक विकास में उनका योगदान न के बराबर होता है। इस तरह से ये देश यानी ये अविकसित राष्ट्र इस प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कार्य को करने में असमर्थ होते हैं। उनके पास न विकसित तकनीकी होती है, न कौशल होता है और न साथ साथ पूंजी होती है। तो ऐसी स्थिति में विदेशी पूंजी को आमंत्रित करके न केवल वो उन्नत तकनीकी प्राप्त करते हैं बल्कि उसके साथ साथ पूंजी भी आती है और उससे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके आर्थिक विकास को और तेज गति दी जा सकती है। इसके साथ अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि बुनियादी आर्थिक आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए भी विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि उसका आधारभूत ढांचा, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी, रेलवे जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित हो ताकि देश का आर्थिक विकास तेजी से
हो सके। क्योंकि अधिकांश अविकसित राष्ट्र या विकासशील राष्ट्रों में आधारभूत संरचना बहुत ही पिछड़ी हुई अवस्था में होती है। उनके यहाँ परिवहन, संचार, ऊर्जा, सिंचाई सुविधाएं, रेलवे, सड़क आदि बहुत ही अविकसित अवस्थाओं में होते हैं। तो उनको गति देने के लिए आवश्यक है कि विदेशी पूंजी का अधिक से अधिक प्रवाह हो, ताकि उसका उपयोग करके और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। और बुनियादी ढांचा जब मजबूत होगा तो ही देश का आर्थिक विकास, सर्वांगीण विकास संभव है। इसलिए विदेशी पूंजी की बहुत आवश्यकता होती है आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए किसी भी देश के। इसके बाद अगला बिंदु है कि भुगतान की स्थिति में सुधार करने के लिए कई बार अविकसित राष्ट्रों के पास भुगतान संबंधी समस्या भी खड़ी हो जाती है। यानी आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में अविकसित राष्ट्रों को अपने निर्यात की तुलना में आयात अधिक करने पड़ते हैं। फलस्वरूप उनकी भुगतान संतुलन की स्थिति बहुत ही भयानक हो जाती है, विकट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भुगतान संतुलन को प्रतिकूल होने से बचाने के लिए, अनुकूल बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि विदेशी पूंजी के आधार पर आयातों को कम किया जाए, निर्यातों को बढ़ावा दिया जाए, देश में औद्योगिक विकास किया जाए, उत्पादन को बढ़ाने में विदेशी पूंजी का इस्तेमाल किया जाए, विदेशी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति से बचा जा सके और कमज़ोर भुगतान संतुलन की स्थिति को सही किया जा सके। यानी अविकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं में प्रतिकूल भुगतान संतुलन एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो उससे बचा जा सके। और ये तभी संभव है जब हम विदेशी पूंजी के मार्फत देश में औद्योगिक विकास करें, औद्योगिकरण करें, उत्पादन बढ़ाएं और साथ ही हम आयातों पर अधिक निर्भर ना होकर के निर्यातों को बढ़ावा दें, तभी ये संभव होता है। अब हम बात करते हैं कि विदेशी पूंजी के कौन कौन से प्रकार हैं। विदेशी पूंजी को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहली है विदेशी सहायता और दूसरी है निजी विदेशी निवेश। छात्रों, जैसा आप जानते हैं कि विदेशी पूंजी को दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है। दो रूपों में इसे अध्ययन की दृष्टि से पढ़ सकते हैं। एक तो ये होता है कि विदेशी सहायता। विदेशी सहायता में कोई भी देश दूसरे राष्ट्र को ऋण या अनुदान के रूप में मदद दे सकता है, ऋण दे सकता है। वो दीर्घकालिक ऋण भी हो सकता है, अल्पकालिक ऋण भी हो सकता है, और साथ ही सब्सिडीज हो सकती हैं जो देकर के विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्रों की मदद कर सकते हैं। तो ये पहला जो प्रकार है विदेशी सहायता, ये दो रूपों में होता है, ऋण के रूप में हो सकता है या अनुदान के रूप में हो सकता है। दूसरा है निजी विदेशी निवेश। निजी विदेशी निवेश के दो रूप होते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको एफडीआई कहा है, इस पर चर्चा हम इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। और दूसरा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, इस पर भी हम पूर्व के लेक्चर में प्रकाश डाल चुके हैं। ये दोनों निजी विदेशी निवेश के प्रकार हैं, जिसमें भारत के संदर्भ में कहा जाए तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या किसी कंपनी का अधिग्रहण करके उसको लागू किया जा सकता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित किया जा सकता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में विदेशी संस्थागत निवेशकों की भागीदारी ही होती है, अर्थात विदेशी संस्थागत निवेशक ही इसमें निवेश करते हैं। इसमें गैर निवासी भारतीय भी शामिल होते हैं, जिनको हम एनआरआई कहते हैं। और इस तरह से इन्वेस्टमेंट या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के मार्फत भी विदेशी निवेश किया जा सकता है। इस तरह से दो प्रकार हैं इसके। भारत में विदेशी निवेश को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी विदेशी सहायता, जैसे मैंने ऊपर कहा, ऋण और अनुदान के रूप में होती है। यह
देशों के साथ साथ विश्व बैंक और IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी दिया जा सकता है। आमतौर पर ऋण किसी देश को मध्यम और दीर्घकालिक पूंजी की ज़रूरतों के हिसाब से दिया जाता है, अल्पकालिक भी हो सकता है, और अनुदान सार्वजनिक या निजी धर्मार्थ संगठनों द्वारा भी दिया जा सकता है या विकसित राष्ट्रों द्वारा भी दिया जा सकता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि विदेशी सहायता ऋण और अनुदान के रूप में विकासशील राष्ट्रों की विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जहाँ तक निजी विदेशी निवेश का सवाल है, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि यह दो रूपों में होता है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि विदेशी निवेश का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उसका उत्पादन में योगदान है, उसका निर्यात गतिविधियों में योगदान है, उसका रोजगार में बहुत बड़ा योगदान है, और सबसे बड़ा योगदान किसी भी देश के सर्वांगीण आर्थिक विकास में है। इस आधार पर विदेशी निवेश, विदेशी पूंजी की हर राष्ट्र को आवश्यकता पड़ती है, स्पेशली अविकसित और विकासशील राष्ट्रों को इसकी आवश्यकता अधिक होती है। इसके अगले लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।